सो देखो बेस्ट वन लाइनर है फॉर ओटेट। जितना भी टेट आ रहा है ना, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम इसके बाद ये काम में आएगा कि नहीं, 100% बोल रही हूँ। कुछ बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप जितना पढ़े हो उसको प्रैक्टिस करते चलो, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते जाना। और जितने क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, JTS, KVS, EMRS, जिसके क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन पेपर को बस अभी सॉल्व करोगे। थ्योरी के बेसिस में मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, आप बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ऑब्वियस है आपका क्लियर होगा, सारा चीज़ क्लियर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड टाइम दो। टाइम देने का मतलब होता है, एक चीज़ याद रखो, जो बच्चे सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं, या जो बच्चे सिर्फ मतलब बोल लो कि PhD के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर हायर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ISOS के लिए, सोचना कितने बार वो प्रैक्टिस करते हैं। एक एक चीज़ जो आता भी है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद हमारा माइंडसेट ना थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब टेंशन में हम आ जाते हैं। और इतने टेंशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑलवेज रॉन्ग होता है। बोलते हैं ना, जल्दी का काम गलती ही करते हैं हम लोग जल्दी में, तो उतना तर में काम करते हो बोल के गलत होता है। तो इसलिए हर एक चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नोट्स पूरा सेपरेट फोल्डर बना के रख देना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना। और ऐसा नहीं है कि ओटेट ख़त्म हो गया तो मैं आपको गाइड नहीं करूँगी। मेरा जैसा चल रहा था स्लो प्रोसेस में चलेगा, बट आपको सपोर्ट वैसा ही रहेगा कि आप लोग करते जाओ। जितना क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आएगा, मैं सबको प्रोवाइड करती थी, करूँगी। एंड आपका काम है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलो, तो बेस्ट वन लाइनर है जो 2022 में प्रिपेयर किया था, बट अभी भी काम आएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू Piaget, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कितने स्टेजेस है? फटाफट बोलो। 4। क्या क्या स्टेजेस था? कल ही किया था, बताओ। सेंसरी मोटर, फॉर्मेट ऑपरेशनल, बस गुड। देखो, हु प्रपोज द लॉ ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक के कंसेप्ट में, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट होता है ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट। और याद रख लो, मैं कुछ कुछ अभी रिवाइज करवा रही हूँ, ये वीडियोस बहुत काम आएंगे बाद के लिए। तो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट हुआ था बिल्लियों के ऊपर, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट अपना क्लियर किया था बिल्ली के ऊपर। याद रखना, थॉर्नडाइक ने रैट के ऊपर भी किया था, चूहे के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने पिजन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। सो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस रहेंगे। अगर ऑप्शंस में बिल्ली ना रहे, पिजन रहे, तो पिजन आंसर होगा। पिजन ना रहे, रैट रहे, तो रैट आंसर होगा। तो करेक्टली बस इतना याद रखो कि ये 3 एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर हुआ था, ठीक है। थॉर्नडाइक का कंसेप्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है। लॉ ऑफ प्राइमरी लर्निंग जो होता है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, जो आपको बताया था, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, एक्सरसाइज, ये सब था, रेडीनेस, वो सब है। सो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? अभी बोला था ना, अल्फ्रेड बिनेट। हाँ, अभी प्रोनाउंसिएशन में आता है बिने, बट लिखा जाता है बिनेट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आएगा बिने, बट लिखा जाएगा बिनेट। देखो, अभी एक आया जी फैक्टर थ्योरी। जी फैक्टर मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, रिपीट करो मेरे साथ माइंड में, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चन तो बीएड में नहीं पढ़ा। ऑब्वियस नहीं पढ़े हो, बट ओडिशा बीएड में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है एंड आप ओस्टेट के एग्जाम दे रहे हो, हमेशा एक कदम आगे रहना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम उंट। विलियम उंट, डी प्रोनाउंस नहीं होगा, विलियम उंट, ठीक है। Which concept is given by Vygotsky? Zone of proximal development. Zone of proximal development. Who is the father of educational psychology? देखो, अगर बोला गया फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम उंट है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं EL थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक, क्लियर है? EL थॉर्नडाइक, ओके। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? देखो कितना मैंने दिया हुआ है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी था फर्स्ट, सेकंड था एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन अमेरिकन साइकोलॉजी। तो अमेरिकन साइकोलॉजी बोला गया तो विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? ये इस थ्योरी का अदर नेम बोल सकते हो कोई? सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड, अदर नेम क्या है इस थ्योरी का, साइको एनालिसिस थ्योरी का? साइको
सेक्सुअल, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अच्छा मुझे बताओ सिगमंड फ्रॉइड के कंसेप्ट में क्या 3 वर्ड्स थे मेंशन इस थ्योरी में? एनीवन? जानते हो जल्दी बोलो। आईडी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। पढ़े थे कि नहीं बताओ? पढ़ाया था ना फर्स्ट में, पहला बीएड के क्लासेस में? हाँ मैम। सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट है आईडी, ईगो, सुपर ईगो में। देखो इसलिए बोला था ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म के फादर कौन है जानते हो? ये नोट्स में मैंने 2 बार लिखवाए हैं आपको। वाटसन, वाटसन। ऐसा एक नोट्स दिया था, लर्निंग का नोट्स दिया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग के थ्योरीज मेंशन था। लर्निंग थ्योरीज वहाँ पे बिहेवियरिज्म, देन कनेक्शनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसे थ्योरीज के नेम मेंशन थे। एंड उसके साथ कुछ पर्सन्स का नाम था नीचे नीचे, थ्योरीज के नाम्स थे। तो ये टॉपिक में वो मेंशन था, वाटसन। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसी ने पूछा ना, इन्होंने बिहेवियर को लेके थ्योरीज दिया था, जेवी वाटसन। फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, देखो फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट इज द वेक्सलर टेस्ट। वेक्सलर, वेक्सलर, ठीक है। हेरिडिटी रेशियो किसने डिस्कवर किया था? जेनसन ने, जेनसन ने डिस्कवर किया था। हेरिडिटी रेशियो वाज डेवलप्ड बाय जेनसन। Pavlov did experiments on dog, ये जानते हो ना कौन सा थ्योरी है? Which theory? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी गुड। Who gave the psychosocial concept? साइकोसेक्सुअल किसने दिया था? अभी बताया था, बताओ जल्दी बताओ। साइको एनालिसिस और साइको, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। साइको सोशल बोल दिया तो एरिक्सन का आया, एरिक एरिक्सन का। अभी बता सकते हो एरिक एरिक्सन के कंसेप्ट में कितने स्टेजेस है? हाउ मेनी स्टेजेस? हाउ मेनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। ए मोरल बिहेवियर का क्यों बोल रही है? मोरल 8 स्टेजेस ना, 8 स्टेजेस, 8 भूल गए क्या था? इंटीमेसी वर्सेस, याद आ रहा है कुछ? भूल जा रहे हो। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो वहाँ पे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था, 8 स्टेजेस को मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार रिवाइज करो, भूल गए हो। ये 8 स्टेजेस है, 8 स्टेजेस हैं। देखो पियाजे के कंसेप्ट में है 4 स्टेजेस, कोलवर के कंसेप्ट में है 3 स्टेजेस, एरिक्सन के स्टेजेस में है 8 स्टेजेस, सिगमंड फ्रॉइड के स्टेजेस में है 5 स्टेजेस, ठीक है। 5 स्टेजेस रिमेंबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, अभी बोला था ना, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ने अल्फ्रेड विने इंटेलिजेंस के आईक्यू का फॉर्मूला डिस्कवर किए थे। एंड अल्फ्रेड विने प्लस थियोडर साइमन, ठीक है, थियोडर साइमन, विने एंड साइमन थ्योरी बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट को, ठीक है, साइमन। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, हु डेवलपमेंट, मतलब हु डेवलप्ड होना चाहिए था, डेवलपमेंट हो गया है, टाइपिंग एरर है। हु डेवलप्ड द कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच टू इंटेलिजेंस? तो ये आपको याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा सीटेट के बेस्ड था। तो कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच बोला गया तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग याद रखना, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, STERNBERG, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, ठीक है। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, अभी बताओ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जल्दी। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, ओके वेरी गुड। अभी देखो अगर फंक्शनलिज्म है तो कौन है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। अच्छा मुझे अभी पीछे का क्वेश्चन पूछूं, हाँ, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? जल्दी, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुड। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड बोला। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी देन? जल्दी। थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। देन अगेन देखो, देन क्या मिला हमें एक्स्ट्रा कि विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के भी फादर हैं।
फंक्शनलिज्म के भी फादर हैं। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल, साइंस ऑफ सोल भी बोला जाता है। किसने बोला था कि साइकोलॉजी सोल को स्टडी करना होता है, मतलब सोल के साइंस को स्टडी करना होता है? तो ये 3 पर्सन हैं जिन्होंने बोला था, एरिस्टोटल, प्लाटो एंड डिकार्टे। एरिस्टोटल, प्लाटो एंड डिकार्टे, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बता दो, जी फैक्टर थ्योरी, ऊपर जी फैक्टर थ्योरी किया था ना हमने, तो जी फैक्टर थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? स्पीयरमैन। बट यहाँ पे मेंशन और एक है, हु गेव ग्रुप फैक्टर थ्योरी। एक है जनरल फैक्टर थ्योरी, एक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उस जी का मतलब था जनरल स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, तो वहाँ पे भी जी फैक्टर थ्योरी, एंड कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रुप फैक्टर, ये प्रॉपर वाला ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो वो अगर जी फैक्टर थ्योरी आपका जो है स्पीयरमैन ने किया था, तो ये किसने किया है? थर्स्टन, ठीक है। गिलफोर्ड थ्योरी कौन सा है? गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा थ्योरी है? थ्री डायमेंशनल थ्योरी। देखो एक एक चीज़ को 2-3 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, याद रख लो पूरा, और टाइम नहीं है। ऑलरेडी वी आर इन 12, मतलब आज हम लोग 12 में हैं। 13, 14, 15, 16, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 16 को आप पूरा अपने माइंड से रिवाइज करोगे तो रिलैक्स करना, 15 तक लास्ट है आपका क्लास। 16 को पूरा रिलैक्स करो, जो डाउट है बस हम लोग उसी डाउट पे काम करेंगे, ठीक है। इवन आप लोग 17 मॉर्निंग तक, क्या 1 बजे तक मैं एक्टिव रहूँगी, ठीक है। 1 बजे तक जो डाउट होगा मुझे पूछना, ठीक है। हाँ, इवन 1 बजे के बाद भी अगर प्रेजेंट हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं, बट 1 बजे तक आप लोग सेंटर में रहोगे, उस तक जहाँ से जो डाउट आ रहा है मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड? अच्छा, अभी मैंने 3 पर्सन का नाम लिया था। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल, अगर सोल का वर्ड है या साइंस ऑफ सोल, दैट इज एरिस्टोटल, डिकार्टे एंड प्लेटो था। यहाँ पे हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, माइंड का बोला गया। देखो नाम कितना अच्छा है, पोम्पोनोजी, ठीक है। तो एक्चुअली पोम्पोनोजी बहुत ही अच्छा नाम है, एंड ये अंदर अंदर पूरा डीप का क्वेश्चन है, तो याद रखना पोम्पोनोजी, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डैश कॉन्सियसनेस। एक 2 वर्ड बोलती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया? माइंड के साथ ये वर्ड जुड़ा है कि नहीं बताओ? कॉन्सियसनेस, हम कॉन्सियस रहते हैं, अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, रहते हैं। तो साइकोलॉजी ऑलवेज द साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस और माइंड होता है। अच्छा, ये गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होना चाहिए बताओ? गिफ्टेड चाइल्ड है 130 120 अभी ना ऑप्शन में जैसा जो रहेगा उसको मारना, क्योंकि कुछ बुक्स में 140 है, 140 है, कुछ बुक्स में 120 प्लस भी है, 130 प्लस भी है। तो ऑप्शन देखना ऑलवेज, अगर जो जितना हाई रहेगा उसको मार देना, ठीक है। ऑलवेज हैज़ ए वेरी हाई IQ। स्वामी विवेकानंद जी और इज एसोसिएटेड विथ डैश। एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए होना चाहिए। नॉर्मली मैन मेकिंग एजुकेशन है। उन्होंने बोला कि एजुकेशन इसी सोसाइटी में लोगों के थ्रू ही बना हुआ है, तो एजुकेशन में हम जो भी सीखते हैं, जो लोग काम करते हैं उसी से ही सीखते हैं, वही एजुकेशन है नॉर्मली एक साथ जीने के लिए। हु वॉज ए, दैट इज प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर। कौन इनमें से प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर है? याद रखना, जॉन दीवे। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, अभी जितना पढ़ा था, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल और स्टडिंग सोल? प्लेटो। ओके, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, मतलब एक बुक लिखा गया है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, इसका ऑथर कौन है? देखो, मारिया मोंटेसोरी। तो मारिया मोंटेसोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे थे। तो साइकोलॉजी इज इंडिविजुअल डिफरेंस गिवन बाय हुम? साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सारे लोग अलग अलग होते हैं, उनका सोचने का कैपेसिटी अलग होता है, ये किसने दिया था? गैल्टन ने दिया था, गैल्टन, ठीक है, गैल्टन। चलो, NCERT बोल रही हूँ, NCERT नहीं बोला, ठीक है। NCERT क्या होता है?
NCERT हैज ए ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, एक छोटे बच्चे में कितने बोन्स होते हैं? हाउ मेनी बोन्स इन इन्फांट? इन्फांट नहीं, नॉर्मली ये 270 से 300, नॉर्मल अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है 300 तो आप 300 देंगे। अच्छा, मुझे बोल सकते हैं कि एडल्ट में कितना होता है? 200 हाँ, 206 होगा। तो नॉर्मली अगर इन्फेंट में बोला गया, बेबी स्टेज में बोला गया, तो अभी वेरी करता है, बच्चों से बच्चों तक वेरी करता है, क्योंकि उनके बॉडी में सॉफ्ट बोन्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट बोन्स होंगे तो बोन बिखरे बिखरे पॉइंट्स में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे जॉइंट होके देन बॉडी हार्ड बनता है, इसलिए 270 से 300 तक काउंट किया जाता है नॉर्मली। बिकॉज हम लोग साइंस नहीं पढ़े, ये एजुकेशनल पॉइंट से है, तो यहाँ पे 270 मेंशन किया गया था आपके बुक के अकॉर्डिंग, एंड अगर वो ऑप्शन में 300 है तो 300 एक्यूरेट रहेगा। अच्छा, ये तो जानते हो ना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? कल भी पढ़ाया था, कल भी बताया था, कल नहीं प्रीवियस टाइम बताया था, जीन, ठीक है। तो बताओ DNA बड़ा कि जीन बड़ा? जल्दी, वेरी गुड, चलो। व्हाट आर स्कीमा? क्या है स्कीमा आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्या है? नॉलेज यूनिट, वेरी गुड, नॉलेज यूनिट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्कीमा क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है उसको हम यूनिट बना के, पैकेट्स बना के रख देते हैं, ठीक है। व्हाट डिड पियाजे कॉल्ड हिज अप्रोच? पियाजे का ये ना, मैं जो आप लोगों को नोट्स दी थी, पियाजे वाला नोट्स, देखते हैं उसके फर्स्ट पेज में लास्ट की तरफ लिखा गया है जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, मेंशन होगा, क्योंकि उन्होंने यूजेनिक्स के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था, यूजेनिक्स के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था, दोनों को मिला के बोला जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक्स एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट 33 नंबर पे आते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय। बोलोगे मैम ये कौन से थ्योरीज का नाम आ रहा है, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत थ्योरीज हैं बीएड में, ऐसा नहीं है। और सोच रहे हो कि सेकंड ईयर में है, ये क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी नहीं है, तो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बोल सकते हो ना, और थ्योरीज है, और पढ़ना है हमें, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय सी हल, हल थ्योरी बोला जाता है, हल, दैट इज HULL, सी हल। अच्छा, सेट stands for Scholastic Aptitude Test, Scholastic Aptitude Test। अच्छा, what do you mean by scholastic? It is related to what? It is related to what? किससे जुड़ा हुआ है बताओ? Scholastic का मतलब क्या है? स्कूल, स्कूल और कुछ नहीं, स्कूल है, ठीक है। आपका करिकुलर से जुड़ा हुआ रहेगा, स्कूल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, स्कूल एक्टिविटीज, ठीक है। ट्रेडिशनल IQ टेस्ट आर, ट्रेडिशनल IQ टेस्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बट आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम का जो IQ टेस्ट होता है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, वेरी गुड, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे है। चलो, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो ना, और मिरर में देख के एनालाइज करते हो कि आप कितने हाइट के हैं, कितने साइज के हैं, कैसे हैं, तो वैसा एक थ्योरी भी बना, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये किसने दिया है? CH कुले, अरे कुली याद रख लेना, ठीक है, CH कुली, CH कुली, ठीक है। ये तो बोलना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है बताओ? ह्यूरिस्टिक मेथड का अदर नेम, अदर नेम डी से है, डी से है, हाँ, डिस्कवरी थ्योरी है। किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, हाँ, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, हु डेवलप द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस? देखो इसी को G फैक्टर हमने बोला था, जनरल इंटेलिजेंस बोला था ना G फैक्टर, तो G फैक्टर थ्योरी के कौन थे? स्पीयरमैन थे, वही है, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। Who propounded the theory of multiple intelligence? Shortcut is MI, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, ठीक है। मुझे बता सकते हो हार्वर्ड गार्डनर के कितने थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं और कितने टाइप्स है? सॉरी, स्टेजेस नहीं होगा, टाइप्स होगा, कितने टाइप्स हैं बोल सकते हैं? अगेन 8, ठीक है, रिमेंबर रखना 8 है। मतलब इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है कि पहले था 7 ट्रेडिशनल पॉइंट पे अगर देखा गया, अभी एडवांस पॉइंट पे बन रहा है 11, बट काम और इनैक्ट कर रहा है बस 8,
जिसको एक्सेप्टेबल किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, वो है 8। ठीक है, तो MI मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीफैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है, मल्टीफैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है। सो हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर। 40 नंबर पे आ जाते हैं। whose name is associated with the book Hereditary Genius? Hereditary Genius फ्रांसिस गैल्टन। अभी कौन सा एक क्वेश्चन था जो गैल्टन का था? कौन सा था रे? साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा चलो नेक्स्ट। सो हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस? चार्ल्स पियरमैन। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर। whose name is associated with the book Hereditary Genius? फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन। अभी मुझे बताओ, ये थ्योरी सुना है क्या? आप लोगों ने सुना है? ये वाला उसके ऊपर वाला 41 नंबर, आई मी थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। ठीक है, आई मी थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी पढ़े हो कि नहीं बताओ, जेंडर में? Yes, ma'am. अच्छा, तो वहाँ पे मेंशन क्या था? वहाँ पे भी मेंशन था ऊपर मिड बोल के। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी के ऊपर मेंशन था मिड, GH मिड। आई मी थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी गिवन बाय GH मिड। हु गिव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? अभी बोला था क्या है मल्टीपल Howard इंटेलिजेंस? Gardner. हार्वर्ड गार्डनर। अभी क्या बोला था? और एक गार्डनर बोलो चलेगा। चलो अब बोलो लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी किसने दिया था? लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी अभी पढ़ रहे चलो। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, दैट इज जैसे कहाँ गया क्वेश्चन। ओके, आपका ह्यूरिस्टिक मेथड किसने डिस्कवर किया था बताओ जल्दी? आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी देखो एक क्वेश्चन आता है, प्लेवे मेथड किसने दिया है? प्लेवे मेथड देखो, हेनरी कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक, बस आप कुक याद रखो, कुक, हेनरी कुक याद रखो। नेक्स्ट, द रोसार टेस्ट। अच्छा, एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को क्या नाम बोला था? एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बड़ों के लिए जो होता है, W से नाम था, बोल सकते हो कोई? रेक्सलर। अरे नहीं, रेक्सलर याद नहीं आ रहा, भूल गए फिर? रेक्सलर ना, देखो कौन सा है बताओ? फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वेक्सलर है ना? वेक्सलर। Yes, ma'am. W से है, वेक्सलर। अभी क्योंकि उसी से रिलेटेड और एक टर्म दूंगी इसलिए बोल रही हूँ। द रोसाक, ये रोरसाक है। रोरसाक टेस्ट इज डेवलप्ड बाय द फेमस हर्मन रोरसाक, ये याद रखो, रोरसाक। ठीक है, रोरसाक टेस्ट भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, हर्मन रोरसाक ने किया था। अच्छा, रीडिंग डिसेबिलिटी मतलब डिसलेक्सिया। अच्छा, अभी देखो, ओरल लर्निंग डिसेबिलिटी है, ओरल लर्निंग, बुक नहीं पढ़ पाता, तो दैट इज एफाजिया। एफाजिया, ठीक है, एफाजिया। अच्छा, वो यूज द फर्स्ट टाइम द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो, पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी ये वर्ड किसने यूज किया था? क्रिक ने यूज किया था, KRICK, क्रिक। नेक्स्ट 49 में देखो, द कंसेप्ट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये किसने डिस्कवर किया? एडलर। ठीक है, एडलर ने डिस्कवर किया। अभी प्लेवे मेथड किसने दिया है? खाना बनाना। पूरा 72 डिग्री से नीचे। हेनरी कुक। चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबल। किंडरगार्टन मेथड इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोबल। मतलब इतना आपको दे दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद ही देखते हैं आप लोग कितना आंसर दे पाते हो। आंसर्स उसके साथ ही है, बट कितना समझ पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन पेपर्स मुझे देना है, बस आप लोग सॉल्व करते चलो, मैं दे दूंगी।
ठीक है, एक दिन पूरा बैठ जाओ, सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबल। अच्छा, थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था? कैट रैट पिजन। ओके, देखो और एक आया मेथड, डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड इज गिवन बाय हेलेन, देखो नाम बहुत ही खतरनाक है, पार्क हर्स्ट। हेलेन पार्क हर्स्ट, हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है, नाम खतरनाक आ रहा है। बस मेरा कहने का है, ऑप्शन देखते ही आपको नाम याद आना चाहिए, कोई भी हार्ड पॉइंट आए, ऑप्शन देखते ही नाम याद आना चाहिए। थॉर्नडाइक स्टडीड इंसिडेंटल लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग किसने डिस्कवर किया? लॉज ऑफ लर्निंग बताओ। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक नहीं। ओके, अभी क्या बोला? थॉर्नडाइक स्टडीड इंसिडेंटल लर्निंग। टीचिंग मेथड ऑफ, देखो एक बिनेटिका, एक बहुत अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड्स हैं, किसने क्या डिस्कवर किया उसके ऊपर भी है। टीचिंग मेथड ऑफ बिनेटिका, ये क्या है? दैट इज, इसको किसने डिस्कवर किया? कार्लटन वसबर्न। ये इतना हार्ड नहीं आएगा, कार्लटन वसबर्न नहीं आएगा, छोड़ दो। अच्छा, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट ऑल्सो ए इंसिडेंटल लर्निंग, ये भी एक इंसिडेंटल लर्निंग है। अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, क्वेश्चन मेरे पास ये है, हु डिस्कवर्ड द बॉक्स एक्सपेरिमेंट? स्किनर, Pavlov, Thorndike, none of these. चलो, who discovered box experiment? स्किनर, थॉर्नडाइक। पहले कौन के थे? सबसे पुराने कौन है इनमें से तीनों में से? बोल सकते? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही किया था पहला बॉक्स एक्सपेरिमेंट, बॉक्स के अंदर बिल्ली को रख के बाहर उसके लिए खाना रखा था, और उसी के बेसिस पे उनका इंसिडेंटल लर्निंग चल रहा था। इसके बाद किसने किया था? स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने किया था। तो गलती से भी ऑप्शन में स्किनर चूज मत करना, ठीक है। थॉर्नडाइक रहेगा तो थॉर्नडाइक ही करना है। द लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीन थ्योरी किसने दिया है बोलो? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने। चलो, थॉर्नडाइक। अभी देखो, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि प्लेवे मेथड कौन है खाना बनाने के साथ? प्लेवे मेथड, चलो कुक। अच्छा, प्लेवे मेथड चला गया। अब मेरा मेथड है किंडरगार्टन मेथड, कौन किसने डिस्कवर किया था किंडरगार्टन मेथड? एफ फ्रोबल, तो दैट इज एफ। अभी आया आपका और एक मेथड आपने पढ़ लिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड, वो 3 बार मैंने पूछ लिया। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। ओके, WH किलपैट्रिक। हम 58 में आ चुके हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कल पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में पूरा, उसको और एक बार देख लेना। उस थ्योरी को किसने दिया था? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। उस थ्योरी के बारे में और एक चीज बता दूं, मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है? जल्दी जल्दी, कल पढ़े थे, बताओ। 2 टाइप्स का है। एक, मैं अभी आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, तो इस टाइप का आप मोटिवेशन को क्या बोले? एक्सट्रिंसिक। और खुद से अगर मोटिवेट हो रहे हो तो इंट्रिंसिक। अगर इंटरनल एक्सटर्नल भी लिखा है तो चलेगा, ठीक है। द फेमस बुक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, देखो ये एक अच्छा बुक स्किनर ने लिखा है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी इज रिटन बाय स्किनर। प्ले एंड ड्रामा मेथड, प्ले एंड ड्रामा मेथड ये किसने डिस्कवर किया? मोरेनो ने। मोरेनो, एक चीज़ है ना, अच्छा सा एक मजाक करते हैं हम, देखो उड़िया में नहीं बोलते हैं मोरू गाएगी हैं, वहाँ से याद रखना भाई, उससे याद रखना मोरेनो, ठीक है, मोरेनो, ठीक है, मोरेनो। तो प्ले एंड ड्रामा मेथड मोरेनो होता है, ठीक है, मोरेनो ने डिस्कवर किया है। देन जॉन दिवे, अच्छा जॉन दिवे एक प्रैग्मेटिस्ट है, मुझे बताओ बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने डिस्कवर किया? बिहेवियरिज्म, डब्ल्यू से है, बिहेवियरिज्म वाटसन। फंक्शनलिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म कौन है? विलियम जेम्स। हाँ, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। चलो, अच्छा साइको एनालिसिस और साइकोसेक्सुअल थ्योरी 2 बार कर लिए, बताओ। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड। हाँ, हो गया। क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय सोक्रेटिस, देखो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हम लोग होते रहते हैं, तो वो मेथड किसने दिया है? सोक्रेटिस ने दिया है।
ठीक है, सोक्रेटिस ने। नेक्स्ट देखो 64 में है, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग मीन्स, ये एडुशेयर है। ये 3 वर्ड को अच्छे से करके जाना, एजुकेटम, एजू शेयर, एजुकेयर, ठीक है। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अगर है ये एजुशेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कर चुके हो, साइको एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। हु हैज फाउंडेड बिहेवियरिज्म, फाउंडेड बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये पूछ रहा है फाउंडेड बिहेवियरिज्म, ये है उंट, उंट, ठीक है। लेक्चर मेथड किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। लेक्चर मेथड किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। देन बोलो क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था, सोक्रेटिस। बस। नेक्स्ट 68 में आ गए हैं, व्हाट इज थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग? मेन लॉ ऑफ लर्निंग बोल रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये 3 ही लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक मेथड, डाइलेक्ट्रिक मेथड मतलब 2 वे से पढ़ाना या 2 तरीके से पढ़ाना, ये जो मेथड है इसको प्लाटो ने दिया था। डाइलेक्ट्रिक मेथड दैट इज प्लाटो, नर्सरी मेथड मारिया मोंटेसोरी, मारिया मोंटेसोरी। और कौन सा मेथड बोला था मारिया मोंटेसोरी ने? व्हिच मेथड? प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड बोला था किसने? मारिया मोंटेसोरी ने। अच्छा, थ्योरी रिलेटेड टू सेक्स इज प्रोपाउंडेड बाय साइकोसेक्सुअल, फ्रूड है अगेन, ठीक है। एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय वेबर, एक्शन थ्योरी है, एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय वेबर। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ ये साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट नीड्स हमारा क्या था? एक हमने डायग्राम बनाया था ना ट्राइंगल वाला, जो हमारे नीड्स के ऊपर है। इस थ्योरी को किसने दिया था जो नीड्स के ऊपर है? जो थ्योरी बोल सकते हो? एम से नाम है, मास्लो, याद आ रहा है? मास्लो, हाँ मास्लोस मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स, ये वाला था। तो उसमें हमने सबसे नीचे क्या रखा था? साइकोलॉजिकल नीड्स को रखा था ना, सॉरी साइकोलॉजिकल बोल रही हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा था ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं हमारे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था उड़िया में या हिंदी में? रोटी कपड़ा मकान बोला था, उसी को यहाँ पे बोला हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। तो सेक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्स के रिलेटेड ये बोला गया मेल एंड फीमेल है, उनको भी भूख लग सकता है, सबको भूख लगता है उस बेसिस पे, ठीक है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च ना मतलब आप लोगों का है सेकेंड ईयर में, एंड एक्शन रिसर्च आप लोगों के एएनयू एंड वाईवीयू बच्चों के हैं लास्ट सेमिस्टर में, थर्ड सेमिस्टर में भी है, लास्ट सेमिस्टर में भी है। तो एक्शन रिसर्च ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? कार्ट लेविन, कार्ट लेविन, कार्ट लेविन। नेक्स्ट आईडीसी स्टैंड्स फॉर, पढ़े थे ना हम लोग आईडीसी? कौन से पेपर में पढ़े हो बताओ? कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी में पढ़ा हुआ है हमने। सो वहाँ पे मेंशन था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वहाँ पे एक पढ़ा था IEDSS पढ़ा था हमने, ये है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और वहाँ पे मेंशन था आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी स्टेज में कैसे पढ़ाई होगा? तो IEDC का है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अच्छा, माइक्रो टीचिंग किसने इन्वेंट किया है? ये जानते हो ना? ड्वाइट W एलन, राइट, बस। नेक्स्ट देखो, साइकोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन सोल या फिर ह्यूमन का माइंड, ठीक है। साइकोलॉजी सीक्स टू स्टडी ऑल सोशल एक्टिविटी, साइकोलॉजी क्या नीड करता है कि हमें सीखना चाहिए जितने भी सामाजिक कार्य हैं उसको। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ पे और ने पढ़ा था हमने एक बार पढ़ा था गांधी जी के कंसेप्ट में, और उसे छोड़ के डायरेक्ट अगर किसी ने पूछा एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दिया है? डेविड कोल्ब, डेविड कोल्ब। अच्छा, नेक्स्ट देखो 80 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे, द बुक ग्रोथ ऑफ द माइंड इज रिटन बाय कोपका, कोपका, ठीक है, कोपका। अच्छा, एक बंदर वाला हमने पढ़ा था कंसेप्ट थ्योरी, उस थ्योरी का नाम क्या है बोल सकते हो? बस किसी को रिमेम्बर है? हाँ हाँ बोलो। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग। उसमें 3 पर्सन का नाम लिखा था, ठीक है। एक था क्या बोल सकते हो? कोलर, कोपका एंड कोलर एंड और एक
गया, क्या था? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्लियरली बोलो पहले। कोका कोलर एंड वर्दीमियर, भूल गए? हाँ, वर्दीमियर। तो वही कोपका है, और इन 3 पर्सन को, 3 साइंटिस्ट को हम इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के साइंटिस्ट मानते हैं। एंड इसको जेस्टाल्ट साइंटिस्ट भी बोला जाता है, जेस्टाल्ट साइंटिस्ट भी बोला जाता था। तो ग्रोथ ऑफ द माइंड ये इंसाइटफुल लर्निंग से ही लिंक्ड है, कोपका ने इसको लिखा था। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज गिवन बाय जॉन डीवे। जॉन डीवे, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से ही हमारा लर्निंग कंप्लीट होता है, ये कंसेप्ट जॉन डीवे ने दिया था। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने दिया था। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने दिया है। कंसेप्ट ऑफ विकारियस लर्निंग और सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी और विकारियस लर्निंग मतलब वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, इसको बोलते हैं विकारियस लर्निंग। इसे किसने दिया है? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। अच्छा, और एक यहाँ पे याद रख लेना, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट अगर बोला गया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, वो भी किसने दिया है बताओ? अल्बर्ट बंदूरा ने। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बंदूरा ने दिया है, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंस रिलेटेड सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, ये किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज कौन सा है? स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज कौन सा है? एडोलेसेंस। और ये भी किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था, ठीक है। हायरार्की ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का हायरार्की है, नीड्स का नहीं। नीड्स का होता है, मास्लो का होता है। हायरार्की ऑफ लर्निंग ये गागा ने दिया था। अभी लेडी गागा मत बोल देना, ये गागा है बस, ठीक है। 86 में आ जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट विल हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट। आप जितना सोसाइटी के लिए डेवलप्ड होते हैं, खुद का डेवलपमेंट होता है, तो हम एक्चुअली सोशल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं। एबिलिटी इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय जीन, हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय अब्राहम मास्लो। देन साइकोलॉजी केम फ्रॉम द फिलोसॉफी, फिलोसॉफी एक ग्रीक टर्म है, साइकोलॉजी वहाँ से ही आया है। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, एक्स एंड वाई दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो? फीमेल में तो एक्स एक्स है, तो मेल में आपका एक्स एंड वाई, मेल में है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में है। हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज? अल्फ्रेड विने। फैक्टर एनालिसिस या फिर आपका जो जी फैक्टर थ्योरी था, जनरल फैक्टर थ्योरी, वो स्पीयरमैन ने ही डिस्कवर किया। अच्छा, हु फर्स्ट फाउंड द फॉर्मूला होगा रे, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ IQ लिख दिया मैंने, गलती से टाइप हुआ है। फॉर्मूला ऑफ IQ दैट इज द लेविस टर्मन, लेविस टर्मन, ठीक है। हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म IQ? टर्म बोला गया तो विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न। तो देन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और EL थॉर्नडाइक। हु ओपन द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? ठीक है, कहाँ पे खुला था वो बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि आता नहीं है आप लोगों के लिए, बता दूंगी फिर भी। बट लेबोरेटरी फर्स्ट ओपन किया था साइकोलॉजी का लेबोरेटरी विलियम वुड ने। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट्स का IQ कितना है? 90 से 110। IQ ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स दैट इज 90 to 110। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, लास्ट स्टडी 98 नंबर, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। SR थ्योरी मतलब क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का ही थ्योरी का नाम है। 99 है, हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग आपने पढ़ा है, इंडक्टिव डिडक्टिव, डिडक्टिव वाला एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। लास्ट, हु इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड? बेकॉन, रोगर बेकॉन, रोगर बेकॉन। अच्छा, आप बताओ, हु डिस्कवर्ड द फॉर्मूला ऑफ IQ? जल्दी, फॉर्मूला ऑफ IQ? लेविस टर्मन। हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म IQ? IQ का टर्म किसने दिया? विलियम स्टर्न। बस इतना याद रखो, इसमें से कुछ एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा, एक आध क्या आएगा ही, कंफर्म है, इंपॉर्टेंट है। ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, ठीक है। द स्पेशल एट्रीब्यूट्स दैट इमर्ज एडोलेसेंस डू नॉट इंक्लूड, देखो ओडिया रे ही लिखा होबो तो मैं जानती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेशल एट्रीब्यूट्स बोला गया, एट्रीब्यूट्स मतलब विशेष गुण होंगे,
या फिर आपके जो भी विशेष कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंस में इमर्ज होता है बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। एडोलेसेंस में रैपिड ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होता है, या सेक्सुअल मैच्योरिटी और ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, या हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। कौन सा होता है? फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी और ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कौन सा होता है बताओ एडोलेसेंस के पीरियड में? गेस मारो जल्दी से। मैम ऑप्शन यही बोला कि कौन सा ऐसे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एडोलेसेंस के स्टेज में नहीं होता है, ठीक है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तीव्र शारीरिक वृद्धि एवं विकास, और फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूर्ण विकास, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ଯୌନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ଆରମ୍ଭ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାତ ସହିତ ଆଖିର ସମନ୍ୱୟ। फोर्थ मैम फोर्थ मैम हैंड आई कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जल्दी करने को ट्राई करो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये केबीसी वाला थोड़ा सा आपको लगे और आप आंसर दो। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। Heredity is a dash process of transmission of certain traits of behavior of the parents to their children by means of fertilized egg. Heredity is a dash process. कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल। ये जानते हो, पूरा डायरेक्ट आएगा माइंड में। बायोलॉजिकल, वेरी गुड, बायोलॉजिकल। मैम स्क्रीन में नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं चलो, मैं तो अच्छा बोलना चाहिए ना पहले से। अरे तब से कैसे पढ़ रहे थे? सुन रहे थे मैम। पागल सब। अगर टीचर भूल गए हैं तो बोलोगे ना सुन रहे हो। मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बोली क्या हो गया बच्चे, ऐसे गड़बड़ मत करना, मुझे बोल दिया करो, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि क्या कर रहे हैं लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डैश प्रपोज्ड एंड 8 स्टेज, अभी ये गलत क्या ना देखना, 8 स्टेज थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट डिस्क्राइबिंग ग्रोथ एंड चेंजेस और चेंज थ्रू आउट लाइफ। नाम भी नहीं चाहिए। 8 स्टेज थ्योरी, 8 स्टेज वाला थ्योरी। एरिक एरिक्सन, वेरी गुड। अभी स्क्रीन दिख रहा है तो? हाँ देखो करेक्ट करो कि हाँ। Dash is the period between 7 to 11 during which children gain a better understanding of mental operations. कौन सा स्टेज है? प्री ऑपरेशनल। अरे सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर 0 to 2, then प्री ऑपरेशनल 2 to 6 and 7 to 11 है। अरे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देखो इतना गड़बड़ कर रहे हो सामने। चलो नेक्स्ट। The difference among humans that distinguish or separate them from one another and makes one as a single unique individual are known as। ऐसा डिफरेंस जिसके वजह से ह्यूमंस एक दूसरे से अलग होते हैं और ह्यूमन को हम अलग अलग पहचान सकते हैं, और मेक्स वन एज ए सिंगल यूनिक इंडिविजुअल, जिसके वजह से वो यूनिक इंडिविजुअल बनते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इनहेरिटेंस, इंडिविजुअल डिस्पैरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, सोशल इकोनॉमिक। चलो इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हुम अर्ली रिलेशनशिप्स विद केयर मतलब जो प्यार करते हैं और केयर लेते हैं, प्ले ए मेजर रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशनशिप थ्रू आउट लाइफ। इनमें से कौन है जो अर्ली रिलेशनशिप में केयर लेते हैं, प्लस ये रिलेशनशिप सोशल में भी इफेक्ट पड़ता है? तो किसने बोला था ये स्टेटमेंट, किसने बोला था? सोचो थोड़ा सा, क्योंकि पता है रॉन्ग हो सकता है। जॉन बॉबली, सिगमंड फ्रॉइड, लेव वाइगोट्स्की, ई.एल. थॉर्नडाइक। नया है ना, मैं बोल रही थी, इसलिए ही बोल रही थी कि गलती हो सकता है। जॉन बॉबली, दैट इज जॉन बॉबली। ठीक है, कोई बात नहीं। याद रहा कि नहीं? अगेन समझाऊं? याद रहा? अकॉर्डिंग टू हु, किसके अनुसार अर्ली रिलेशनशिप, जो हमारे
पहले पहले, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो हमें केयर गिव करता है, जो प्यार देता है, हमारे साथ खेलता है या फिर हमें संभालता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कंटिन्यू भी होता है, सोशल रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डालता है थ्रू आउट द लाइफ। तो वो किसने बोला था? जॉन बर्कली ने। सिगमंड फ्रॉइड बोलेंगे तो वो बोलते साइकोसेक्सुअल और साइको एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की बोलते तो कल्चर या सोसाइटी को लेके ही बोलते। थॉर्नडाइक बोलते तो लॉ ऑफ लर्निंग को लेके ही बोलते। तो थोड़ा सा ये रखना, ट्रिक रखना, इसके बेसिस पे आंसर देना, क्योंकि देखो सबने आपके जैसे ही, देखो एक कैंडिडेट ने आंसर दिया था लेव वाइगोट्स्की, बट करेक्ट आंसर है जॉन बर्कली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सली प्रॉब्लम इन एडोलेसेंस आर रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट वन। देखो इनमें से सारे हो सकते हैं प्रॉब्लम, बट इनमें से कोई एक है जो इसको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो चीज प्रॉब्लम नहीं करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द सेकंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, देखो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, समझ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, मतलब मैं बोल रही हूँ ना 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें से आप एटलीस्ट 29 अटेंड कर लोगे। एक आध क्वेश्चन रहेगा जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो किताबों में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, दिमाग खटाना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 10% ऑफ इंडियन वुमेन आर मैरिड बिफोर दे अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये +3 में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। 18 साल से पहले कितने % वुमेन ने मैरिज कर लिया है और मैरिड है? अकॉर्डिंग टू सेकंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 50%। नेक्स्ट, डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आंसर भी मिल जानते हो आप लोग। वेरी हो गया वाइगोट्स्की, हो गया आंसर। नेक्स्ट बड़ा सा क्वेश्चन है रे। अकॉर्डिंग टू डैश द एनर्जी ऑफ द लिबिडो। अरे ये वर्ड आया मतलब ना कौन है मैं बताऊंगी। लिबिडो होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, या फिर बोल लो कि वन काइंड ऑफ, मन में पूरा मचा रहेगा कि हाँ ये क्या है, ये सेक्स क्या होता है, क्यों है, क्या है, हमें सेक्सुअल एक प्लीजर चाहिए, ऐसे चीज़ों को लिबिडो बोलते हैं। सो द एनर्जी ऑफ द लिबिडो was focused on different erogenous zones at the specific stages, and the failure to progress through a stage can result in a fixation at that point in development. ये जानते हो अभी लिबिडो सेक्स रिलेटेड कुछ बोला है, मतलब कौन सा थ्योरी है बता दो। सिगमंड फ्रॉइड का है आंसर भी। देखो सिगमंड फ्रॉइड का है। तो बस ना वर्ड पकड़ लेना, कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, लिबिडो हो गया, एनाल फेज हो गया, ओरल फेज हो गया, या फिर फिक्सेशन वर्ड आ गया, तो ये सब आपके सिगमंड फ्रॉइड से जुड़े हैं। आईडी ईगो, सुपर ईगो हो गया, तो ये सब आपके सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ा है। चलो नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग। जानते हो? बोलो। पैवलोव, इवन पैवलोव लिखा है। चलो नेक्स्ट, इफ ए वीक स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल ऑन ए टेस्ट, एक वीक बच्चा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एक टेस्ट में, द टीचर गिव्स हर ए चॉकलेट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, ये चाइल्ड वॉचेस हिज पेरेंट्स वेर एट वन अनदर, ठीक है, ये चाइल्ड वॉचेस हिज पेरेंट्स, एक बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स जो है, माता पिता जो हैं, एक दूसरे का देखभाल करते हैं और एक दूसरे के ऊपर देखते हैं, प्यार से रहते हैं, एंड देन इमिटेट्स दिस एक्शंस हिमसेल्फ। देन बच्चा क्या कर रहा है, जैसा वो देखेगा वैसा ही वो करेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा है बोलो? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा बताओ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहाँ पे पढ़े थे, कौन सी थ्योरी में? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, ये भी एक सोशल लर्निंग का ही पार्ट है। किसने किया था मुझे बता दो बस, बोल सकते हो? पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। बंदूरा एंड ब्रूनर, बीबी याद रखना, ठीक है, बंदूरा एंड ब्रूनर। सोशल लर्निंग हुआ तो ये कंसेप्ट है ब्रूनर का, चलो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन आ रहा है, एन इनएबिलिटी टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स एंड देयर साउंड। उसके साउंड में और लेटर्स में रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा है,
तो ये कौन सा है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया? ग्राफिया। ग्राफिया लिखने में होता है। डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्लेक्सिया ना, हमें पता नहीं। हाँ, रीडिंग इशू है। तो ये बोल रहा है ना कि मुझे लेटर और लेटर से संबंधित साउंड पता नहीं चल रहे, तो रीडिंग में ही पता नहीं चलता ना, बोल नहीं पाते इसलिए। हाँ, तो वो आपका डिस्लेक्सिया है। अगर बोलता कि पूरा ही रीड करने में इशू हो रहा है, रीडिंग में इशू हो रहा है, तो वो पूरा ही कंप्लीट डिस्लेक्सिया जाता। अगर बोलता बोलने में इशू हो रहा है, बोलना मतलब ऐसे ही बातचीत नॉर्मल, तो कौन सा हो जाएगा? बोलने में, कंप्लीट बोलने में। बताओ। फाजिया। हाँ, ये फाजिया वो सब आएगा। चलो नेक्स्ट। If a student struggle with mathematical formula, say spatial awareness, he is more likely to suffer dyscalculia. फिर से हो गया। अरे ग्राफिया मीन्स लिखना रे बेटा, लिखना होता है। ये देखो, मैथ से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा, शेप समझ में नहीं आ रहा है, उसका अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या पे आ गया? डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट, Dash is the process of learning through watching others, retaining the information and then later replicating the behaviors that were carefully watched. ये ऐसा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो कि दूसरों को देखते हुए करते हैं और उसी से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसी के जैसे रेप्लिकेट करते हैं और जैसा बनने को ट्राई करते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? कौन सा लर्निंग प्रोसेस है? आंसर दे दिया। कौन सा लर्निंग प्रोसेस था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरों को देखते हुए कर रहे हैं मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही होगा। चलो नेक्स्ट, which theory emphasize how direct experience, reinforcement, punishment leads to learning? कौन सा थ्योरी है रे जहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, पनिशमेंट भी है, रीइंफोर्समेंट भी है? लर्निंग का कौन सा थ्योरी है? Which one? सोशल ऑपरेंट, रोड एंड डिस्कवरी। ये जानते हो आप लोग? ऑपरेंट में ही पढ़े हो, ये तीनों वर्ड ऑपरेंट में पढ़े थे, याद करो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, तो वो आपका आंसर है। ये देन ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला लर्निंग है, तो किसका है? किसने दिया था? B.F. Skinner। नेक्स्ट, 168. Who found that children were more likely to imitate the adult's violent actions when the adult either received no consequences or when the adult was actually rewarded for their violence action? किसने डिस्कवर किया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इमिटेट करते हैं जब एडल्ट्स वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं। कैसे? जब वायलेंट एक्टिविटीज़ किया एडल्ट ने और उसको पनिशमेंट नहीं मिला, एंड वायलेंट एक्टिविटीज़ किया उसको रिवार्ड मिल गया। तो ये किसने बोला था? किसने बोला था बोल सकते हो? गेस करो, गेस करो, बस गेस करो। एरिक्सन। अल्बर्ट बंदूरा। अभी एक एक्सपेरिमेंट बोला था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट लिखा था। हाँ, तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक चीज़ देखे हो, जब एक टीवीज़ में देखे होंगे, पब वब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ऐसा कुछ रखा हुआ रहता है, जैसे ऐसा टाइप का शेप में कुछ होता है ना, खेलने के लिए रखा जाता है, नहीं रखा जाता है एक लाइन में, और बॉल से इसको गिराया जाता है एक साथ। हाँ, तो ये शेप में डॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये शेप का क्या साइज है बताओ? ऊपर हल्का होगा, नीचे भारी होगा। तो सोचो, ये अगर रबर का या फिर प्लास्टिक का बना होगा, तो मैं अगर ऊपर फाइट करता हूँ, मारता हूँ, तो क्या ये कभी गिरेगा या फिर से खड़ा हो जाएगा? नो मैम, खड़ा हो जाएगा ना। तो इसी एक्सपेरिमेंट को बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, जहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में जितने बार बच्चा, मतलब जितने बार एक एडल्ट पर्सन उसको मार रहा है, वो फिर से खड़ा हो जा रहा है और वो और गुस्सा हो जा रहा है। और एक स्टेज में देखा गया, वो मार रहा है बट उसको पनिशमेंट किसी ने नहीं दिया, वो मार रहा है तो लोग बोल रहे हैं और मारो, तो ये रिवार्ड हो गया। तो ऐसा कंडीशन जब बच्चा देखता है, उसी चीज़ को, उसको जो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो नेगेटिव से ज़्यादा सीख के वो वही काम करना स्टार्ट करता है। और ये कंसेप्ट अल्बर्ट बंदूरा का है।
ठीक है, अल्बर्ट बंदूरा का है, बीएफ स्किनर नहीं। एरिक्सन का बस 8 स्टेजेस वाला थ्योरी है, ठीक है। उन्होंने अपना थ्योरी साइको सोशल के ऊपर दिया था, साइको सोशल एनालिसिस। अल्बर्ट बंदूरा ने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट एंड सोशल लर्निंग के ऊपर दिया था। इसलिए जब बच्चा किसी और से इमिटेट करे, क्विकली पकड़ना, इमिटेट, ये वर्ड कहीं पे भी लिखा हो और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिखा हो, किसी और से सीख रहा है ऐसा बोल दिया जाए तो अल्बर्ट बंदूरा का ही कंसेप्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अकॉर्डिंग टू व्हिच अप्रोच नॉलेज कैन नॉट बी इम्पार्टेड विदाउट द चाइल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इट अकॉर्डिंग टू हिज और हर करंट कंसेप्शन। क्या बोला गया देखो तो, क्यों दृष्टिकोण अनुसारे पिलामानंकु निजर वर्तमान धारणा अनुसारे ज्ञान बिना ज्ञान प्रदान करा जाई पारिबो नहीं। कौन से कंडीशन में आप बच्चों को उनके मतलब कंसेप्शन के बिना या फिर सोच के बिना उनको पढ़ा नहीं सकते या सेंस के साथ पढ़ा नहीं सकते? ह्यूमनिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविज्म और कॉग्निटिविस्ट। कॉग्निटिविस्ट। कॉग्निटिविस्ट, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट ना। कॉग्निटिविस्ट मतलब उनका कंसेप्शन बोला गया, बट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोल रहा है कि आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो ना। सो ये वर्ड कहाँ पे आया था बताओ? जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर्स, कौन सा दो है? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है ना। हाँ, स्कैफोल्डिंग है। और एक कौन सा होगा? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसके अकॉर्डिंग समझो कितना गलत करे वो बता रही हूँ मैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। जल्दी से पकड़ना। मैं उड़िया में इसलिए भी बोल दी कि अकॉर्डिंग टू व्हिच अप्रोच, किस अप्रोच के हिसाब से नॉलेज कैन नॉट बी इम्पार्टेड। आप बच्चों को नॉलेज नहीं दे सकते हो अगर बच्चा उससे कुछ सीखना नहीं चाहता या मेकिंग सेंस ऑफ इट, उस चीज़ से अपने से कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता, तो वो चीज़ आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट में ही है। वो कॉग्निटिव में मतलब बच्चा खुद से थिंकिंग कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, बट जब आप इन्वॉल्व हैं तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही है जहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व हो रहा है, एज ए टीचर हो, एज ए फादर मदर हो या एज ए कोई पीयर हो। क्लियर है? हम क्लियर है? जल्दी बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू व्हिच अप्रोच स्टूडेंट आर नॉट ब्लैंक स्लेट्स, बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है। अपॉन व्हिच नॉलेज इज एज्ड, मतलब ऐसा नहीं है केउ दृष्टिकोण अनुसारे पिलामानंकर बुद्धि खाली थाए, बुद्धि खाली थाए। क्वेश्चन देखो कुछ गलत हो रहा है, ऊपर लिखा गया नॉट ब्लैंक स्लेट्स, नीचे लिख रहा है पिलामानंकर बुद्धि खाली थाए जे पर्यंत तांकर ज्ञान को किछि रूप न दिया जाए। जब तक उनके ज्ञान को, नॉलेज को आप कोई आकार नहीं देते हो तब तक बच्चा ब्लैंक स्लेट रहता है। ऊपर क्वेश्चन ट्रांसलेट किया गया इसलिए रॉन्ग है, ये मॉडल क्वेश्चन है, वोटेड के साइट में था, उसी को पकड़ के लाई। बट ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश वाले को ही ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे, तो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट से ही समझोगे मतलब क्या होता है। ऑप्शन अगर रॉन्ग कुछ रहा तो इंग्लिश वाले से ही समझोगे, तो उड़िया वालों से बस इतना समझना कि स्टेटमेंट क्या दे रहा है। उड़िया वाला एक्चुअली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये किसने बोला था, कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग? देखो, ह्यूमनिस्ट, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट। बोल सकते हो? कॉग्निटिविस्ट। अगेन अगेन क्यों गलत कर रहे हो? देखो क्वेश्चन समझो, ओडिया वाला ही बता रहे हो। क्यों दृष्टिकोण अनुसारे पिलामानंकर बुद्धि खाली थाए, मतलब बच्चे को हम एम्प्टी बॉक्स बोलते हैं या एम्प्टी स्लेट बोलते हैं, जब तक उनके नॉलेज को जे पर्यंत तांकर ज्ञान को आमे किछि रूप न दिया जाए, आमे रूप देनु, मतलब कोई डिजाइन नहीं दिया, आकार नहीं दिया। सो हम इन्वॉल्व हो गए ना बच्चों के साथ, ठीक है, तांको सहित आमे इन्वॉल्व हो गलु। तो इन्वॉल्व जब हो मतलब ये कौन सा है? कॉग्निटिव, मतलब एक ही चीज बच्चा खुद से करेगा। जब आप इन्वॉल्व हो रहे तो कौन सा है बेटा? कंस्ट्रक्टिविस्ट ना, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो? ह्यूमनिस्ट मतलब आपको इंसानों के साथ कैसा रहना है, कैसे समझना है, उसको समझना है। बिहेवियरिस्ट मतलब आपका बिहेवियर में आएगा। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जब सोसाइटी इन्वॉल्व हो,
एक ऐसा क्वेश्चन देखना जिसके अंदर आप भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्टिविस्ट में जाएगा। क्या हम क्लियर हैं? यस मैम। दो बार ये हो कर लिए चलो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स बार्क मॉडल, देखो ये मॉडल नहीं पढ़ा हमने, फ्लेमिंग्स बार्क मॉडल डैश बेस्ट अंडरस्टैंड न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन सिचुएशन सच एज लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। लिसनिंग स्पीकिंग आया है, मतलब ये पढ़ना है हम लोग को, कल से ये इंग्लिश पेडागोजी का रहेगा, वहाँ पे फ्लेमिंग का बार्क मॉडल भी समझाऊंगी मैं, ठीक है। बार्क मॉडल के अकॉर्डिंग आपको बोला जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स का जो बार्क मॉडल है लर्निंग का, उनके अकॉर्डिंग डैश बेस्ट अंडरस्टैंड न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग स्पीकिंग, ठीक है। कौन से ऐसे लोग होंगे, कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जो कि सुन के और बोल के समझ सकते हैं लेक्चर्स एंड ग्रुप डिस्कशन में। मतलब वहाँ पे जो लर्नर्स होंगे वो कैसे लर्नर्स होंगे? एक्टिव लर्नर्स, पैसिव लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स और विजुअल लर्नर्स और ऑडिटरी लर्नर्स। कौन से लर्नर होंगे? सुनो, ये सुन रहे हैं, ये लिसनर है, ठीक है, अच्छे लिसनर हैं और बोल भी रहे हैं, स्पीकर भी हैं। तो कौन से बताओ? सुन रहे हैं ना, पहला वर्ड ही है ऑडिटरी है, ठीक है, सुन रहे हैं। पैसिव लिसनर नहीं होंगे क्योंकि स्पीकर भी बोला गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग दोनों बोला गया। अगर बस लेक्चर होता तो कौन से होते बच्चे? कौन से लर्नर्स होते? पैसिव होते कि एक्टिव होते? पैसिव होते। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मतलब ये कौन सा टाइप का है बताओ? ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल है ना, ग्रुप डिस्कशन टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे दोनों करेंगे, सुनना भी है और बोलना भी है, ठीक है। सुनना बोलना दोनों है, मतलब ये ऑडिटरी लर्नर्स है, मतलब सुनेंगे, बोलना भी है सुनना भी है, मतलब ऑडिटरी लर्नर्स हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड, नाम नहीं सुने होंगे, according to Hilgard, dash occurs when acquisition of one type of performance facilitates the acquisition of another type, where one activity makes learning of another activity easier. ये हिलगार्ड का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़े हो आप लोग, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर एंड कॉग्निटिव ट्रांसफर। एक एक्टिविटी जब दूसरे एक्टिविटी को करने में हेल्प करता हो, एक एक्टिविटी में सीखा हुआ चीज़ दूसरे एक्टिविटी के काम को नहीं सीखे रहने से भी हेल्प करता है कि उस चीज़ को जल्दी से कर लो, तो उस टाइप के ट्रांसफर को आप क्या बोलोगे? सोचो। जीरो ट्रांसफर, जहाँ पे कोई कुछ ट्रांसफर ही नहीं होता है, नेगेटिव ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ही होगा। कॉग्निटिव ट्रांसफर आप अपना दिमाग से निकाल के कुछ दे नहीं सकते, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर। डैश इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हैव बीन प्लान्ड फॉर द स्टूडेंट। अरे कौन सा है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम, अरे दिख गया, सिलेबस। ब्लूप्रिंट जो बच्चों के लिए बनाते हो पूरे साल के लिए, सारे बच्चों के लिए, करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट, which one of these approaches is more didactic in nature? didactic मतलब didactic बोला गया है, दो तरफा नेचर दिखाता है, where by instructions are based on textbook lectures with students being passive recipient of information. which one of these approach बोला गया, कौन से अप्रोच में स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर है और बस बुक से ही पढ़ते हैं? लर्निंग सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर्ड। स्टूडेंट पैसिव लर्नर है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट और 5 मिनट है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, और 5 क्वेश्चन होने से सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। which one of these approaches involves project activities, problem solving and likely to deep learning? कौन सा ऐसा अप्रोच है जो प्रोजेक्ट करना, एक्टिविटीज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सब करता है? कौन सा है? लर्नर सेंटर्ड, वेरी गुड, लर्नर सेंटर्ड। डैश इज एन आर्टिफिशियल कंडीशन resembling the real and dash is used for teaching learning various skills before these are performed in the actual situation. Seminar, symposium, simulation और project work. अरे सिम्पोजियम, हाँ बोलो, सिमुलेशन,
क्वेश्चन और एक बार समझाऊं? क्वेश्चन हाँ, डैश इज एन आर्टिफिशियल कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जो कि आप पहले कर चुके हैं और वो रियल नहीं है, बट रियल से एक ही तरह मिलता जुलता है, एक तरह से बोलो मिलता जुलता है, जो कि टीचिंग लर्निंग में करते हो वेरियस स्किल्स के साथ एक्चुअल सिचुएशन को परफॉर्म करने से पहले। सेमिनार होता है, सिंपोजियम होता है, या फिर सिमुलेशन है या प्रोजेक्ट वर्क है, दैट इज अ सिमुलेशन। मैं आंसर समझा दे रही हूँ। सेमिनार में हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है प्रेजेंट करने के लिए। सिंपोजियम में मिल के करते हैं, विचार गोष्ठी बोला गया, मतलब एक साथ मिल के जो चीज़ों को सोल्यूशन दिया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क में आपको प्रोजेक्ट काम जो दूंगी आप उसी पे काम करेंगे, उसके लिए आपको फेक वाला कोई काम नहीं, रियल वाला वर्क दिया जाता है। सिमुलेशन क्या होता है? जस्ट लाइक मैं एक काम को करके दिखा रही हूँ, आप उस काम को प्रैक्टिस करेंगे और वैसे ही काम अगर फ्यूचर में अभी कभी मिलता है आपको तो वहाँ पे आप सोल्यूशन देंगे, दैट इज द सिमुलेशन। ठीक है, तो इसलिए आंसर है सिमुलेशन। प्रोजेक्ट वर्क में सब मिलके काम करते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोलैबोरेटिव लर्निंग रहता है, तो उसको गलती से मत माना। डैश इज a method of teaching by exhibition, explanation, presentation of organized series of events or equipments to a group of students, showing the salient features, मतलब important features, utility, efficiency of each article and explaining each step of a procedure or an experiment. एक एक्सपेरिमेंट या एक एग्जीबिशन या ऐसा कोई टीचिंग मेथड जहाँ पे हम कुछ बच्चों को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के बारे में बताते हैं और इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं और कोई प्रैक्टिकल की चीज़ों के बारे में डिटेल्ड बताते हैं। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, सिमुलेशन, सिंपोजियम। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सुन रहे हो? मैं बंद भी कर दी। डैश मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इमेजेस एंड डायग्राम। कौन सा है बताओ इनमें से? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इंटरैक्टिव। आइकॉनिक पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था। अरे देखो, इनएक्टिव मतलब हो गया जहाँ पे आप एक्टिव हो रहे हो। सिंबॉलिक मतलब वर्ड्स और चिन्ह के देख कर पढ़ना। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। आइकॉनिक मतलब चित्र को देख के पढ़ना। इमेज और चित्र को देख के पढ़ना, वहाँ पे वर्ड्स नहीं आएंगे। तो इमेज और चित्र को देख के अगर पढ़ोगे वो आइकॉनिक है। ठीक है, चलो ये अभी ओडिया क्वेश्चन आ गया, ये खुद आप लोग करोगे। ठीक है, देखो वही सारा चीज़ है। अधुना भाषा शिक्षा एवं अध्ययन नवीकरण पाई डैश मुहांमुही पद्धति पाई कम्युनिकेशन बंद करवा आवश्यक। इसको टीचर सेंटर्स दिया गया है तो उसको पढ़ना है। ठीक है, अभिभावक को केंद्रित कही देले पेरेंट्स हो, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, इतना मुश्किल लगता है मुझको। चलो, कौन सी भाषा शिक्षा करथिबा शिक्षार्थी, ये हिंदी वाला आ रहा है, शिक्षार्थी सही भाषा को लेखी शुणिबा बेले सॉरी लेखी शिखिबा बेले डैश एवं डैश उपरे मध्य ध्यान देवा आवश्यक। क्या कर दिया? कौन सी भाषा शिक्षा करथिबा शिक्षार्थी सही भाषा को, अच्छा लैंग्वेज सीखने के टाइम पे आप मतलब भाषा को लेखी शिखिबा बेले, लेखिबा मतलब आपका राइटिंग के टाइम पे डैश एंड डैश ऊपर मध्य ध्यान देवा आवश्यक। थर्ड ऑप्शन मुझे तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। सोचो थोड़ा ठीक से सोचो। अरे देखो, लेखी सीखिबा ना, तो लेखी सीखिबा माने फर्स्ट वाला होगा, सेकंड नहीं होगा। संगति कल इंग्लिश का करेंगे ना, वहां से ही समझ लोगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि रिलेशन सीख रहे हो, रिलेशन। अरे एक चीज याद रख सकते हो, LSRW, डब्ल्यू कब सीख रहे हो बताओ? लास्ट में ना? लास्ट। हाँ, तो लास्ट कर रहे हो तो यहाँ पे उपयोगिता कहाँ से आएगा? पहले से ही तो हमने यूज कर लिया सब कुछ, तब तो जाके हम राइटिंग तक पहुंच रहे हैं, वहाँ पे नहीं आएगा ना उपयोगिता। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन है संगति, सुसंगति नहीं हो सकता, संगति ही होगा। मिला के चलना और संबंधशीलता। चलो नेक्स्ट, निम्नोक्त मधुर किए शिशु को भाषागत इतिहास और परिवर्ते भाषार सठिक व्यवहार शिखाइबा उचित। शिशु को भाषागत इतिहास मतलब लैंग्वेज हिस्ट्री सिखाने से पहले भाषा का सटीक व्यवहार सिखाना चाहिए। कौन सिखाएगा? शिक्षक, माता,
उपदेष्टा उभय शिक्षक और माता किए शिखेबे माता शिक्षक खाली शिखेबे। अरे माता को कैसे पता रहेगा कि मतलब लैंग्वेज का हिस्ट्री भी बताना है, लैंग्वेज को सही तरीके से बताना है, तब वो बता पाते तो वो स्कूल क्यों भेजेंगे। माता बस पहला टीचर होते हैं, तो वो सब बता सकते हैं कि ये पढ़ना है, ये ऐसा होता है, बोल चल के कर सकते, वो इंटरैक्टिव स्टेज है। बट इतिहास के बदले पहले ग्रामर का यूज़ करना, भाषार सठिक व्यवहार मतलब लैंग्वेज के साथ ग्रामर का यूज़ कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, वो कौन सिखाएगा। पहले समझ समझ के दोगे शिक्षक ହେଇଗଲା ना। डैश देखो मेटाकॉग्निशन कुआई मेटाकॉग्निशन डैश भावे परिभाषित करा जाई पारिबो। यहाँ पे देखो मेटाकॉग्निशन पहले ही समझा देती हूँ। कॉग्निशन मतलब क्या था बताओ। कॉग्निशन किससे रिलेटेड है। मेंटल एबिलिटीज, माइंड। मेटा बोला गया है, मेटा बोला गया है जो चीज़ों से संबंधित हो, मटेरियल चीज़ें, सब्जेक्ट मटेरियल ऐसा। तो देखो चिंता करिबा ये तो कॉग्निटिव एबिलिटीज हो जाता। चिंता करिबा पूर्वरु चिंता करिबा, ये देखो चिंता करिबा पूर्वरु चिंता करिबा तो ये कॉग्निटिविज्म में चला जाएगा। चिंता करिबा विषय चिंता करिबा तो ये कॉग्निटिव, और मेटा मतलब मैं मटेरियलिस्टिक बोला था, तो चिंता करिबा विषय चिंता करिबा। ठीक है, आंसर 3 होगा आंसर। ठीक है, डैश रे थिबा अपरिचित कॉन्सेप्ट और भोकाबुलरी कारण रु यहाँ को पढ़िबा युव रीडर्स मानंको पाई कष्टकर होई पारे। अपरिचित कॉन्सेप्ट और भोकाबुलरी कारण रु डैश रे थिबा अपरिचित कॉन्सेप्ट और भोकाबुलरी कारण रु यहाँ को पढ़िबा युव रीडर्स मानंको पाई कष्टकर होई पारे। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट, परसुएसिव टेक्स्ट, एक्सटेंसिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटोरी टेक्स्ट। इंग्लिश रे ही थिले भलो ही थांदा कुआ। बोल सकते हो एक्सपोजिटोरी टेक्स्ट। समझना पड़ेगा ना लैंग्वेज का, उसके बाद करेंगे। लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये वाला बोल दो, तो ये वाला जानते हो क्या आप लोग। चलो, निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषा शिक्षा मूल्यांकनर एक प्रमुख दिग नुहे। मूल्यांकन अवधि, मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन निष्पत्ति, मूल्यांकन इवेंट। इवेंट अवधि अवधि। अरे मूल्यांकन का कोई टाइम पीरियड है क्या लैंग्वेज के रिलेटेड। कोई टाइम पीरियड नहीं होता ना। मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस इंग्लिश में। निष्पत्ति मतलब डिसीजन मेकिंग, जो जजमेंटल होता है। मूल्यांकन इवेंट मतलब स्टेप्स। अभी बताओ कौन सा सही लगा ना ऊपर वाला। हाँ, तो थोड़ा सा ना उसको ट्रांसलेट करके करना जितना, इसलिए होता है कि ओडिया वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं। अच्छा, ये वाला बोल दो। भाषा शिक्षा मूल्यांकन क्यों प्रकार मूल्यांकन पद्धतिर अंतर्भुक्त। सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और बेंचमार्क। एवरीडे के बेसिस पे हो सकता है या फिर सबमेटिव हो सकता है। बोलो कौन सा होगा, सबसे सही कौन सा लग रहा है। लैंग्वेज के ऊपर है। हम लोग एवरीडे बातचीत करते हैं क्या, एवरीडे बातचीत करते हैं ना। फॉर्मेटिव। मैं आपसे एवरीडे अगर बातचीत करूं, इस इंटरेक्शन से आपका क्वेश्चन आंसर कुछ प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हुआ। हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं मतलब बोल नहीं पाती तो क्या हमारा डिस्कशन हो पाता। नो। सो एवरीडे के बेसिस पे अगर हम लोग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उसका करेक्शन कर रहे हैं, सो दैट वो क्या हो जाएगा बताओ, मतलब फॉर्मेटिव होगा, सबमेटिव नहीं होगा। बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क रहता है मतलब थोड़े थोड़े, मतलब कट ऑफ एक रेंज होगा, उस बेसिस पे ही किया जाता है। जिस रेंज तक उसको टाइम दिया जाएगा, जिस रेंज तक उसको पढ़ना है, उतना लिमिटेड पॉइंट पे होता है बेंचमार्क। तो उसको हमारे कंसेप्ट में वो नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है, वो एक्स्ट्रा दिया गया। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषागत मूल्यांकन पाई अधिक उत्तम उपकरण भाव परिगणित। ऑप्शन परीक्षा, सहपाठी मानक द्वारा समीक्षा, समीक्षा मतलब एग्जाम, और पीयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उपस्थापना, मध्यवर्ती परीक्षा। मध्यवर्ती परीक्षा मतलब मिडिल टर्म में आएगा। उपस्थापना मतलब प्रेजेंटेशन, परीक्षा मतलब एग्जाम। कौन सा मूल्यांकन अधिक उत्तम उपकरण भाव परिगणित भाषा पाई, लैंग्वेज पाई।
उपस्थापना, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज को प्रेजेंट करना पड़ता है, अगर प्रेजेंट नहीं करोगे कोई नहीं समझ पाएगा। ये ओडिया वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा रे। इतना टेंशन मत लो, इतना हार्ड वाला नहीं आता है, और उड़िया में बस 10 क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करके उड़िया से ट्रांसलेट कर लेना और उसके बाद आंसर देना, तभी सही दे पाओगे। ये वाला लास्ट बोल दो आज का। विद्यार्थीर प्रदर्शनर मूल्यांकन सहित डैश जोग कले मूल्यांकन आहुरी उत्तम होता है। उत्तम मतलब बहुत अच्छा होगा, तो कौन सा ऐड करें? उनके विद्यार्थी मतलब हो गए स्टूडेंट्स के प्रदर्शन मतलब वो जो एग्जाम में दिखाते हैं, उसके साथ हम क्या ऐड करें तो और भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और इवैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। आपको कौन से बच्चे अगर सपोर्ट करें तो आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा होगा, बताओ? सहपाठी ना? प्रेजेंटेशन जल्दी, पीयर ऑब्जर्वेशन, दैट इज पीयर ऑब्जर्वेशन। लैंग्वेज में एक चीज़ है, जब भी इंग्लिश और उड़िया का यूज़ करो तो लैंग्वेज प्रेजेंटेशन सबसे पहले आता है। अगर उसमें एडिशन कुछ आगे बढ़ा सकता है वो है सहपाठी को और सहपाठी मानकों द्वारा समीक्षा, पीयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये साइंस वाला आ गया। ठीक है, ये बाद में हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख के। चलो, सो सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? देखो, सॉइल में मिनरल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बोथ 1 2 3। क्या लगता है? सॉइल में सब कुछ है ना, मिनरल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऑर्गेनिक। आर्ट्स वाले बच्चे क्या मुझे बोल सकते हो आप लोगों को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझ आ रहा है या बता दूं? जल्दी बोलो। बता दो। अच्छा, इनऑर्गेनिक मतलब सॉइल में आपके कार्बन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस, तो वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि इन सारे चीज़ों को जोड़ते हुए भी कंपाउंड सारे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो सॉइल एक मिक्सचर है जहाँ पे मिनरल्स मतलब खनिज, ये भी रहेगा, इनऑर्गेनिक भी रहेगा, ऑर्गेनिक भी रहेगा, ये सारे चीज़ मिले हुए रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अच्छा, जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? सॉइल बनना, मिट्टी बनना, माटी तैयारी है पा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडोजेनोसिस। पेडे क्या क्या बोल रही हूँ, पेडोजेनेसिस। मेरा पेडागोजी माइंड में चल रहा है अभी, सो सॉरी। पेडोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स। कौन सा ऐसा चीज़ है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है छोटे छोटे दाने में, क्रिस्टल्स के बेसिस पे, बट वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं? चॉक प्रेजेंट है क्या, या क्ले, या फिर सिलिका? कौन सा हो सकता है बताओ? सिलिका मतलब आप बोल सकते हो जो बालू, ठीक है, जिससे बनता है सिलिका, एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाले सब्सटेंसेस है, वो प्रेजेंट होता है सॉइल में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज डिराइव्ड फ्रॉम। इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स का भी वेराइटी है, कल लेके आऊंगी क्वेश्चन, उसको भी करवा दूंगी। रॉक्स अगर इंटीग्रेट हो रहा है, अगर उससे कुछ डिराइव्ड हो रहा है, वो कौन सा चीज़ है? रॉक से क्या बनेगा बताओ? रॉक्स अगर टूट जाए तो, या फिर किसके जोड़ने से रॉक्स बनते हैं? किसके जोड़ने से रॉक बनेंगे? क्या कादों के जोड़ने से, क्ले के जोड़ने से, या चौक, या सिलिका? बस सिलिका, बाली, ठीक है। डैश इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड मेनी अदर मिनरल्स। मुझे बोलना, सिलिका, क्ले और चॉक। सिलिका में बस सिलिका ही रहता है, बालू में बस बालू ही रहता है। अभी बालू के साथ सोचो अदर मिनरल्स भी ज्वाइन हो गए, तो अभी ये मिक्सचर क्या बनाएगा? सिलिका बनाएगा कि क्ले बनाएगा या चॉक बनाएगा? दैट इज क्ले बनाएगा, ठीक है, क्ले बनाएगा। द ऑल्टरनेटिव ऐसा चीज़ है, ओडिया को छोड़ के बाकी सारे चीज़ ओडिया एंड इंग्लिश बोथ में होंगे। आप ट्रांसलेट का ऑप्शन चूज़ करना, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर ये कंप्यूटर एग्जाम होता है तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि उड़िया में, उस बेसिस पे देख सकते हो। या फिर अगर ऑफलाइन है तो दोनों साइड में, एक साइड में उड़िया में लिखा होगा तो एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, तो दोनों को फटाफट पढ़ के आंसर देना। द ऑल्टरनेटिव
रेयर, क्या लिखा है रे? रेयर ऑफ, रेयर तो नहीं होना चाहिए, नेम होना चाहिए। अच्छा नेम है, मुझे ही दिख नहीं रहा है। द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ CaCO3 अभी बोला था ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि चॉक बनता है आपका। सिलिका से एक कदम आगे चल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के डेरिवेटिव्स में एक पार्ट में सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है, बट चॉक पूरा ही कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। देखियो आप। अच्छा मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा व्हाइट चूना को आप क्या बोलते हो, उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाइट चूना, चूना जो होता है जिसको आप लोग यूज करते हो बहुत ज्यादा ही घर को क्लीन करने के लिए। हाँ, CaO, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड। और एक रहता है CaOH2 होल 2। अच्छा अभी आया। अच्छा नेम द इनऑर्गेनिक कार्बोनेट, सॉरी, नेम द इनऑर्गेनिक कार्बोनेट व्हिच प्रोवाइड्स द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन सा ऐसा कार्बोनेट है जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड चॉक एंड क्ले। हम यहाँ पे कार्बोनेट बोल चुके हैं, तो क्ले में कार्बोनेट नहीं है, कम है, तो कौन सा? ये दोनों ही कार्बोनेट होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड चॉक में भी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसलिए बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डैश। ऑर्गेनिक मैटर मैंने बताया था अभी, जिसके वजह से मिट्टियों में उर्वरता बढ़ती है और फर्टाइल होता है, दैट इज द ह्यूमस। ह्यूमस ये ऑर्गेनिक है, पता है क्यों बोलूं? बिकॉज इसमें ना जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं या फिर हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, पेड़ों से जो भी गिर रहा है, बर्ड्स टॉयलेट कर देते, पॉटी कर देते, सब कुछ मिक्स हो रहा है। जितना डेड बॉडी से लेके सब कुछ, डेड लिविंग सब मिक्स हो रहा है, तो सब मिक्स होके वो ह्यूमस बन जाता है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद वो ह्यूमस बनता है। डैश हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके वजह से मॉइस्चर, पानी मतलब पानी पकड़ के रखता है, मॉइस्चर मतलब थोड़ा थोड़ा आर्द्रता रहेगा, तो ये मिट्टियों में ज़्यादा होता है। कौन से सॉइल में बताओ, या कौन सा चीज़ के वजह से? क्ले सॉइल में, या फिर ह्यूमस की वजह से, या ऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से, या सबकी वजह से? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट, दैट सॉइल कंटेन 60% ऑफ सैंड एंड 10% ऑफ क्ले। कौन सा बोल सकते हो? एक गेस मारो, गेस मारो, ये 3 टाइप का सॉइल है। कौन सा? लोम सॉइल। लोम सॉइल बोल रहे हो? लोम सॉइल नहीं, सैंडी सॉइल ना, जिसमें सैंड 60% सैंड है ना, और 10% बस क्ले है। कादो कम रहते हैं ना, 10% क्ले 60% सैंड, तो सैंडी सॉइल होगा ना। लोम सॉइल में पत्थर थोड़े थोड़े से होंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। क्ले सॉइल में तो पूरा ही कादो होगा। अभी चलो आगे, द सॉइल व्हिच रिमेन स्टिकी इन द नेचर एंड रिटेन मॉइस्चर। सबसे ज्यादा मॉइस्चर रहता है और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। क्ले में बहुत पानी रहता है, बस इसमें पानी कम रहेगा और चिपचिपा होगा, दैट इज द लोम सॉइल। अरे सॉरी, क्ले सॉइल ही होगा, स्टिकी बोला ना, हाँ हाँ, लोम में पत्थर अभी बोला था तो आपका पत्थर रह गया, ठीक ठीक, क्ले सॉइल होगा। क्ले सॉइल आपका स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर या पानी रहता है, क्ले सॉइल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, द सॉइल दे अलाउ द वाटर टू पास थ्रू। उससे पानी जा सकता है, कौन सा सॉइल होगा? सैंडी। पानी पास कर सकता है, सैंडी सॉइल। नहीं, उसमें पानी पास कर सकता है। जैसे हमें एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना बचपन में साइंस पढ़ते हुए, एक मतलब अगर कादो पानी है उसको साफ करना है तो हम किसके थ्रू उसको पास करवाते थे? सेंड के थ्रू, है ना, सेंड के थ्रू पास करवाते थे। 3 घड़े के अंदर सेंड और पत्थर रख के पास करवाते थे, जिससे पानी जब पास करके नीचे आएगा तो क्या हो जाता था? पानी साफ हो जाता था। तो वो सैंडी सॉइल है। क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, वो पानी को होल्ड कर लेता है, और लोम सॉइल में थोड़े थोड़े से पत्थर कंकर होते हैं, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड भी रहेगा, मैंने अभी बोला था, ज़्यादा सैंड, अगर ज़्यादा सैंड और कम क्ले है तो वो कौन सा सॉइल है? 60% सैंड एंड 10% क्ले, वो हो गया आपका सैंडी सॉइल। अगर
पत्थर पत्थर हो गए या सैंड ज़्यादा है, सॉरी सैंड एंड क्ले मिक्सचर में है, मतलब सेम सेम अमाउंट का रहेगा, तो वो कौन सा है, लोम है। अच्छा बोलो, क्ले ज़्यादा है 60% है, सैंड 10% है, तो कौन सा होगा, क्ले, क्ले सॉइल। अभी चलो नेक्स्ट, द सॉइल विच इज गुड फॉर कल्टीवेशन, कौन सा इनमें से सॉइल है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और सिलिका। क्ले सॉइल। अच्छा, दैट इज द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। चीना बादाम अच्छा बनता है, नारियल अच्छे होते हैं। आप केरला में जाओगे तो सैंडी सॉइल में कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और गांव में भी देखना, जहाँ पे ज़्यादा मतलब सैंडी सॉइल, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि पानी पानी अच्छे से पास हो जाता है। अगर क्ले सॉइल में आप सब्जियाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा बताओ, पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है तो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। नहीं नहीं, पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है ना क्ले सॉइल में, वो तो फिर सड़ हाँ, जाएगा, सीड्स सड़ जाएंगे। सड़ जाएगा। तो कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा है सैंडी सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल एरोजन इज द रिमूवल ऑफ डैश, सॉइल का टॉप सॉइल हट जाएगा या टॉप के बाद सब सॉइल हट जाएगा या बेड रॉक हट जाएगा या ऑल ऑफ दीज हट जाएगा। सॉइल एरोजन मतलब एरोजन मतलब खत्म हो जाना या उड़ जाना या बह जाना, ऐसा। टॉप सॉइल, यस टॉप सॉइल, टॉप सॉइल, ओके। नेक्स्ट, डैश एरोजन कट अप द एग्रीकल्चर लैंड इनटू बैड लैंड, खराब लैंड में कन्वर्ट कर देता है। किसको काट दे तो हम, मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस टाइप का एरोजन को क्या बोलते हैं, बहुत सारे एरोजन है, नाम बताते जा रही हूँ। रील एरोजन, ये वाला रील इंस्टाग्राम वाला रील मत समझना, ये रील एरोजन, गुली एरोजन, स्प्लैश एरोजन, बोथ 1 and 2। तो रील एरोजन, गुली एरोजन, कल मैं बोल रही हूँ और भी इसका डिटेल दे दूंगी, अंदर अंदर क्वेश्चन है तो एक एक जब आएगा समझाते जाऊंगी, इन एरोजन के ऊपर भी क्वेश्चन और है बताऊंगी मैं। बस इतना याद रखना, सॉइल एरोजन का मतलब है टॉप पोर्शन, टॉप सॉइल जो लेयर है वो हट जाना, और टॉप अगर हट गया मतलब ह्यूमस कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उस एरिया का, डिक्रीज, ओके, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, रील एरोजन एंड गुल्ली एरोजन, गुल्ली एरोजन। नेक्स्ट देखो, चंबल, दैट इज द चंबल मैविन्स लिखा गया है, ठीक है कोई बात नहीं। चंबल मैविन्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ डैश, चंबल में हुआ था, चंबल के जो एरियाज हैं वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे कौन सा एरोजन हुआ था, वहाँ पे गुल्ली एरोजन हुआ था। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी दे दिया है तो उतना रिमेंबर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट देखो, द रॉक्स विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपोजिटेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट आर नोन एज डैश, एक जगह से हट के दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट हो गया, रीडिपोजिट हो गया लिमिटेड एक्सटेंट तक, कुछ जगह पे जाके ही कुछ लेयर तक रह गया, उस टाइप के लेयर को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, मतलब सॉरी सेडिमेंटरी बोल, सेडेंटरी सॉइल बोलते हैं। मेरा सेडिमेंटरी रॉक आ गया था, सेडेंटरी सॉइल बोला जाता है। अच्छा, सॉइल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस, मेरा पेडागोजी हो रहा था, पेडोजेनेसिस। सेडेंटरी सॉइल क्या होता है, एक रॉक से ट्रांसफर हो गया, मतलब सोचो रॉक के ऊपर वेदरिंग होगा, अभी रॉक के ऊपर बारिश हो रहा है, रॉक के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, रॉक के नीचे से छोटे छोटे से पेड़ उग गए, तो रॉक तो टूट गया ना। अगर रॉक टूटेगा, बड़ा सा पत्थर टूटेगा तो छोटे छोटे पीसेस में बन जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस अगर टूटेंगे तो सैंड पार्टिकल्स बन जाएंगे, सैंड पार्टिकल्स जब उड़ के चला जाए और एक जगह पे जाके वो बैठ जाए, रीडिपोजिट हो जाए, उसको बोलते हैं सेडेंटरी सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फुल ऑफ ICAR इज इंडियन काउंसिल, फुल फॉर्म होना चाहिए, इतना फास्ट फास्ट लिखने से यही होता है। द फुल फॉर्म ऑफ ICAR, जब मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फुल फॉर्म आता है। ICAR का मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो ICAR सेटअप ऑन ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी, ठीक है, इन द ईयर, किसके थ्रू हुआ था, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी के थ्रू हुआ था, कौन सी ईयर पे, सॉरी ICAR सेटअप एंड, ICAR ने सेटअप किया ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी, कौन से ईयर में देखो, 1953, 1953, 1953,
तो ICR का फुल फॉर्म क्या बोला? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, 1953 में इन्होंने एक सॉइल सर्वे कमेटी बिठाया, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। नेम द सॉइल विच ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा ऐसा मतलब सॉइल है जो कि मतलब बोल सकते हैं 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है? दैट इज एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल है आपका, फिर आपका लैटराइट सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। सबका इंपॉर्टेंट वाले पे मतलब हम कल्टीवेशन के बारे में भी बात करेंगे। एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल आर ऑल्सो नोन एज रेगुर। कौन सा है? रेगुर बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल को रेगुर भी बोला जाता है। अच्छा, ब्लैक सॉइल क्यों ब्लैक हुआ इतना ज़्यादा बता सकते हो? किसकी वजह से? क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमस कंटेंट का अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ज़्यादा खाला हो गया? इंक्रीज। चलो नेक्स्ट वाला, एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। बोल सकता है कोई? दैट इज कितने टाइप में? 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में है? 2 टाइप्स में। ये 3 जैसा लग रहा है बट ये 3 नहीं है, 1 है, 1 ऑप्शन है, मतलब 2 टाइप्स में ये डिवाइड हो गया। द सॉइल दे आर रिच इन पोटास एंड ह्यूमस। जो सॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा ही पोटास एंड ह्यूमस होता है, वो कौन सा सॉइल है? देखो, एलुवियल सॉइल भी है, अभी बात किया था एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल भी है जो लाल मिट्टी, एंड ब्लैक सॉइल है मतलब काला रंग। ब्लैक सॉइल का अदर नेम क्या है बताओ जल्दी? रेगुर। तो ये 3 टाइप का सॉइल है जहाँ पे आपका पोटास एंड ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा रहता है। द सॉइल विच आर गुड फॉर बोथ रबी फसल एंड मतलब खरीफ फसल होता है, इन दोनों फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, खरीफ फसल रबी फसल दोनों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, नेम द सॉइल विच इज सुइटेबल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए अच्छा सॉइल कौन सा है? अभी बोला है, दोनों फसल बोल दिया ना, एलुवियल, रबी एंड खरीफ, मतलब दोनों टाइप के फसल हो गए। मतलब हमारा जो मतलब फार्मिंग किया जाता है ना 2 टाइम, वो दोनों ही टाइप का फसल है, एक गर्म में आएगा तो एक विंटर में आएगा। दोनों टाइप के फसल के लिए एलुवियल सॉइल ही सबसे अच्छा होता है। वहां पे कल्टीवेशन के लिए कौन सा टाइप का सॉइल बोला गया था बताओ? लोम सॉइल, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल। क्यों बोला था मैंने? वाटर पास होके निकल जाता है, जितना चाहिए पेड़ों को मिल जाएगा, उसके बाद पास हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, पिक आउट द प्लेस वेयर वी यूजुअली फाइंड द एलुवियल सॉइल द मोस्ट। कहाँ पे, इनमें से कौन से जगह में एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलते हैं? यहाँ पे जितने जगह है ना एलुवियल सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। पंजाब, असम, हरियाणा। इसका मैं लिस्ट बनाऊंगी, एक मैप बना दूंगी, मैप के ऊपर पूरा लिख दूंगी कहाँ पे कौन सा सॉइल है। ठीक है, अभी देखो कॉटन के लिए बोल सकते हो, कॉटन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा है? कॉटन जहाँ पे ज़्यादा, ब्लैक सॉइल। चलो ब्लैक सॉइल मतलब रेगुर सॉइल हो गया। चलो नेक्स्ट, नेम द सॉइल व्हिच कवर द लैंड। अच्छा, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर कौन सा सॉइल फैला हुआ है? तो खरीफ फसल, इसलिए रबी फसल ज्यादा हो रहा है। अभी बोलो कौन सा सॉइल आ रहा है, कौन सा मतलब सॉइल है जो 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है? दैट इज ब्लैक सॉइल, रेगुर मिट्टी का। चलो नेक्स्ट, द सॉइल व्हिच बिकम स्टिकी एंड व्हेन दे गेट वेट। कौन सा सॉइल था? ऐसे में स्टिकी सॉइल कौन सा है बताओ? क्ले। इनमें से क्ले सॉइल वाला टाइप कौन सा है? ब्लैक सॉइल है। ठीक है, जब उसमें पानी गिर जाता है वो स्टिकी चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द वैली वेयर द ब्लैक सॉइल यूजुअली फाउंड इन 6 मीटर डिप। 6 मीटर के नीचे ही मिल जाता है। देखो नाम ही पढ़ लो, समझ लो, मतलब बोथ 1 और 2 दिया गया है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के पास मिल जाता है आपको। रिवर कोस्टल लाइंस होते हैं या रिवर लाइंस होते हैं, वहाँ पे आप अगर 6 मीटर तक खोद दो तो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल पूरा मिल जाएगा। नेम द स्टेट वेयर द इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल में इरिगेशन नहीं हो पाता, कौन सा स्टेट हो सकता है बताओ? राजस्थान। महाराष्ट्र। अरे राजस्थान में अच्छा होगा, आप पानी मत सोचो पानी नहीं है बोल के, ठीक है, बट राजस्थान में होता है, फसल होता है, बट ब्लैक सॉइल कहाँ पे है वो भी देखना पड़ेगा ना, महाराष्ट्र में, जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। चलो, नेम द सॉइल विच डू नॉट कंटेन सैंड और ग्रेवल। यहाँ पे पत्थर भी नहीं होते, सैंड भी नहीं होते हैं, कौन सा सॉइल है ऐसा? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेगुर सॉइल। अरे रेगुर जो है वही ब्लैक सॉइल है। हाँ चलो, कौन सा होगा बताओ? ब्लैक। हाँ, ब्लैक सॉइल अभी बोला था ना, उसमें पानी अगर गिरे तो स्टिकी हो जाता है, मतलब वो सॉइल क्या है, कौन सा सॉइल के टाइप्स में आएगा बताओ? क्लेई ना, क्लेई आएगा ना। हाँ क्लेई, तो इसमें सैंड एंड ग्रेवल कम होंगे, 10% होंगे, ये बोला गया, उसमें होता ही नहीं है। द सॉइल विथ डेफिशिएंट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फेट कम होते हैं, डेफिशिएंट मतलब कमी होता है, वो ब्लैक सॉइल है, याद रख लो, पूरा ब्लैक सॉइल होता है। द सॉइल विथ हाई फर्टिलिटी एंड हैव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, अभी बोला था, पानी ज़्यादा रह सकता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। अभी हम लोग चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। नेम द स्टेट यूजुअली द ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड, कहाँ कहाँ पे देखो ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, जो मैं कल देने वाली थी मैप के थ्रू, आज सिर्फ स्टेटमेंट में दे दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, या फिर आज आप लोग ही बना लेना, एक मैप बना लेना, उसमें ये लिख देना पूरा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे मिलता है ब्लैक सॉइल, ज़्यादा होता है। देखो, द सॉइल यूजुअली कवर द लैंड ऑफ, देखो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, कौन सा सॉइल है जो 3.5 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में फैला हुआ है, दैट इज रेड सॉइल। अभी तक कौन से सॉइल के बारे में पढ़ लिया? एलुवियल सॉइल कितना था? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ब्लैक सॉइल कितना था? 5 लाख। और आपका रेड सॉइल हो गया 3.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर जब टूटता है, बिखरता है, तो वो सॉइल बनता है, तो इनमें से कौन सा सॉइल है जो रॉक से बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक से, दैट इज द रेड सॉइल, याद रखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्या बनेगा? रेड सॉइल बनेगा, ये लाल लाल कलर का होता है। रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ डैश, क्या ज़्यादा होता है, ये बॉडी में भी हमारा वही ज़्यादा होता है, तो रेड हो जाता है आरबीसी, वैसा ही है आयरन कंटेंट, बस इतना ही है, ठीक है, हाँ, हाई आयरन कंटेंट। द सॉइल आर पोरस, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होंगे, एंड फ्राइबल इन नेचर, मतलब उसमें से हवा जा सकता है, ठीक है, पानी पास हो सकता है, और ये वाला आप डायरेक्ट मत बोलना ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में पानी ज़्यादा रहता है, ये रेड सॉइल है, ठीक है, ये रेड सॉइल है। द सॉइल यूजुअली पोर रिच इन पोटस, पोटस कम रहता है, लेटेराइट सॉइल, 3 टाइप के सॉइल पढ़ के आए, लास्ट सॉइल का टाइप है लेटेराइट सॉइल। द सॉइल विथ ए प्रॉपर फर्टिलाइजर ऑफ टोबैको, टोबैको का बोला गया, दैट इज आपका हो गया ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, दोनों टोबैको के लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा। द स्टेट यूजुअली रेड सॉइल जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एटसेट्रा दिया गया है। इंपॉर्टेंट नोट, ये सुइटेबिलिटी ऑफ क्रॉप इज इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बस। नेम द साउथ इंडियन स्टेट यूजुअली रेड सॉइल्स आर फाउंड, साउथ इंडियन स्टेट बोला गया है, बट साउथ इंडियन नहीं होगा, इंडिया का साउथ पोर्शन में कौन से स्टेट होगा ये होना था, साउथ इंडियन होने से अब पूरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला इधर चले जाते, तो साउथ में जो जो स्टेट्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो अभी साउथ को छोड़ के भी आगे पीछे हो सकता है, ऐसा मत बोल के लिखना। नेम द इंडियन स्टेट्स यूजुअली रेड सॉइल जहाँ पे फाउंड है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है। द सॉइल आर फॉर्म अंडर हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर से बनता है, हैवी रेनफॉल से बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश होता है या हाई टेम्परेचर से बनता है, वो कौन सा सॉइल है? लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल,
द सॉइल यूजुअली कवर 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक ही तो बाकी है, अभी बता दो कौन सा है। लैटेराइट सॉइल है। द सॉइल यूजुअली रेड इन कलर, यूजुअली रेड इन कलर, इनमें से बोलना है, रेड सॉइल मत बोल दो, इनमें से बोलना है। लैटेराइट का भी कलर ऑलमोस्ट रेड रेड होता है थोड़ा, ठीक है। द सॉइल यूजुअली हार्ड लाइक आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो हवा के मतलब सरफेस में आएगा, हवा से मिलेगा, वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है आयरन जैसा, वो भी लैटेराइट सॉइल है, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। द वर्ड लीचिंग इज फॉर्म्ड इन विच सॉइल। लीचिंग मतलब लीचिंग क्या होता है पता है? सपोज आपने ऐसा सॉइल के लेयर को देखा है, आपने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आयरन दे दिया, आयरन वाला पानी दे दिया, तो आयरन वाला पानी या लाल पानी दिया है जो लाल लाल होता है। अभी सॉइल के डिफरेंट लेयर में वो कलरफुल दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा डार्क ज़्यादा दिखेगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा हल्का, ऐसे प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। तो ये लीचिंग वर्ड इज फॉर्म्ड इन विच सॉइल, सो कौन से सॉइल में ज़्यादा होता है? लैटेराइट सॉइल में ज़्यादा होता है। लैटेराइट सॉइल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, वही सेम है आयरन ऑक्साइड की वजह से। लैटेराइट सॉइल्स आर यूजुअली रिच इन, अभी बता दिया था, आयरन। द स्टेट्स यूजुअली लैटेराइट सॉइल्स आर फाउंड, कहाँ पे देखो? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन एरियाज में सब कुछ मिलता है, सारे टाइप का। अभी देखो इंपॉर्टेंट नोट्स और भी है। टॉप सॉइल किसको बोलते हैं? लीचिंग, सॉइल इरोजन, ह्यूमस, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, बचाए रखना, उसका फर्टिलिटी कैरेक्टर बचाए रखना, डिफरेंट कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशंस मतलब बोल दिया है, ये सब याद रखना, ठीक है। अभी और क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल वाइडली फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर रीजन, पेनिसुलर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो कौन सा है? रेड सॉइल है, ठीक है। साउदर्न पार्ट पेनिसुलर रीजन में ज़्यादा मिलता है, वो है रेड सॉइल। सॉइल दैट डेवलप्स क्रैक्स ऑन ड्यूरिंग ईज, मतलब क्रैक्स मतलब जब तोड़ोगे ना उसमें ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं जल्दी जल्दी से, ये कौन सा सॉइल होगा बताओ? ब्लैक सॉइल है, ठीक है, क्रैक्स होते हैं ब्लैक सॉइल में। कॉटन इज द बेस्ट वेयर दे यूजुअली फाउंड इन, कौन से सॉइल में कॉटन ज़्यादा होगा? अभी बोला था ब्लैक सॉइल। चलो, द सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड, सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड कौन से सॉइल में होता है? इनमें से बोलना है, इनमें से। रेड सॉइल, एक्चुअली रेड सॉइल भी होगा, और एक क्या बोला था अभी कुछ टाइम पहले? लैटेराइट भी बोला था ना। हाँ, तो इसलिए बोथ ऑप्शन 1 and 3 मतलब बोथ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। द सॉइल गेट्स रिन्यूड एनुअली, अगर कौन सा इनमें से सॉइल है जो हमेशा मतलब कौन सी जगह का सॉइल है जो हमेशा रिन्यूड हो जाता है, मगर उसके टॉप लेयर अगर एरोज हो गए फिर से बन जाता है, फिर से बन जाता है? ये आपका खदर है, ठीक है, खदर में होता है। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू, ठीक है, ये थैंक यू आपके लिए।